हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। तो आज हम इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे कि जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। तो प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं हमने कवर कर लिए थे। ठीक, चलिए तो एक बार आप उन्हें देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम वैलेंसी की बात कर रहे थे। हमने काफी सारे चीजें यहाँ पर समझ ली थी। जैसे अगर ये कोई एटम है तो इसका जो आउटर शेल है उसे क्या कहा जाएगा? वैलेंस शेल कहा जाएगा। ठीक, अब इस आउटर शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहे जाएंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वैलेंसी क्या है? वैलेंसी का कैसे पता चलेगा हमें? तो वैलेंसी का कैसे पता चलेगा? अब ये जो आउटर शेल है, ये किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे हम यहाँ पर सोडियम की बात करें तो सोडियम के आउटर शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे तो इसका ये जो आउटर शेल है, ये वाला आउटर शेल अब नहीं रहेगा। अब आउटर शेल कौन सा वाला हो जाएगा इसका? देखो, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो अब ये इसका आउटर शेल नहीं है, ये वाला हो जाएगा इसका आउटर शेल। ठीक, यानी कि ये आउटर शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर शेल ये बना कैसे? जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया। ठीक, जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया उस वजह से ये क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो है 1। वैसे ही मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पर ये है 2 इलेक्ट्रॉन। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से हट जाते हैं तो अंदर वाला शेल क्या हो जाता है इसका? ऑक्टेट कंप्लीट रहता है अंदर वाले शेल का। ठीक है, अब ये वाला शेल इसका आउटर शेल नहीं है, ये वाला शेल है। अब इस वाले शेल में इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 2। वैसे यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो जाती है 3। ठीक, नियॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ वैलेंसी नहीं है। चलिए, तो इस टेबल से हमने देखा था अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी के बारे में। तो ये है हाइड्रोजन की वैलेंसी, हीलियम की 0। ठीक है, क्योंकि आउटर शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये है नियॉन, इसकी कोई वैलेंसी नहीं होगी क्योंकि आउटर शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो ना इसने किसी को इलेक्ट्रॉन लूज किए, ना किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किए, ना ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ऑक्टेट है वो पहले से ही कंप्लीट था। ठीक, तो अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी इस तरीके से हमने देख ली थी कि क्यों इनकी क्या है वैलेंसी, क्या क्या होगी। तो ये तो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। चलिए, तो वैलेंसी को लेकर ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और वैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, तो चलिए, तो यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में भी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, इफ एन एटम्स आउटरमोस्ट शेल इज नियरली फुल, इट्स वैलेंसी इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली। ठीक है, अगर किसी एटम की जो आउटरमोस्ट शेल है वो लगभग फुल है तो उसकी जो वैलेंसी है उसको कैसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं और ऑक्सीजन की बात करते हैं। अच्छा, ये आपको समझना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, यानी कि क्लास 10th में जब आप जाते हैं तो वहां पर सीधा सीधा आपको ये कॉन्सेप्ट मिलता है, इतने डिटेल में वैलेंसी नहीं होगा। ठीक है, वहां पर दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते, तो जो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा वो आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं, अगर हमें फ्लोरीन की वैलेंसी निकालनी है या ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालनी है, तो अभी तक जैसे हम सोडियम की वैलेंसी निकाल रहे थे, यहाँ पर सोडियम की बात करते हैं पहले। अगर हम सोडियम की बात करें तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, बात करें तो 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें और 11 ही प्रोटॉन है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8,1। अब ऐसा क्यों आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब ये इसका के शेल है, ये एल शेल है और ये है एम शेल। ठीक है, यानी कि ये इसका आउटर मोस्ट शेल है।
इसमें है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये आउटर मोस्ट शेल है, तो अब ये सोडियम को स्टेबल बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने होंगे, है ना। आउटर मोस्ट शेल पर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर है एक ही इलेक्ट्रॉन, अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तब ये 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक, पहला तो हमारा ये तरीका है। दूसरा मेथड ये है कि इस पूरे को ही हटा दें। अगर आउटर शेल ये हो ही ना, है ना, तो इतना प्रॉब्लम क्यों होगा। आउटर शेल अगर हम एल वाले शेल को आउटर बना दें तो कैसा रहेगा, तो एल वाला शेल आउटर कैसे बनेगा, जब एम शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, है ना। देखो के, एल, एम और एन, हमने कहा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और एन में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो इसीलिए एम यहाँ पर आउटर शेल नहीं है, सॉरी एन यहाँ पर आउटर शेल नहीं है, एम है। ठीक, वैसे ही अगर हम एम से भी इलेक्ट्रॉन हटा दें तो यहाँ पर एम का कुछ काम ही नहीं रहेगा, है ना, एम शेल यहाँ पर रहेगी ही नहीं। तो वही हमें यहाँ पर करना है, सिंपल सी बात। हम क्या करेंगे, एम को ही हटा देंगे, यानी कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, किसी को भी दे सकता है वो। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ से चला गया, तो ये हो गया इसका आउटर मोस्ट शेल, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये हो चुका है पूरा स्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड। अब इसके जो अब इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। कहते हैं ना हम कि कब ये फुली फिल्ड होगा, कब ये स्टेबल होगा, जब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब। ठीक, चलो ये बात तो हो गई। अब कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आउटर ये स्टेबल हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल हुआ, क्या 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से या 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये स्टेबल हुआ बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से क्या हुआ, जब इसने इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट किया, है ना, या 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, तब जाकर के ये क्या हुआ, स्टेबल हुआ। तो वैलेंसी क्या हुई सोडियम की, 1। ठीक है, वैसे ही हमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी निकालनी है। तो देखो, अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है 9, यानी कि इसमें 9 प्रोटॉन है और 9 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के, एल, एम इस तरीके से शेल्स में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। अब पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 7 इलेक्ट्रॉन, एम शेल तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, एम शेल यहाँ पर नहीं है। अब देखो, यहाँ पर है 7 इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन को ही दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले ले, है ना, गेन कर रहे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, फिर इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तभी भी ड्यूप्लेट वाला स्टेबल हो जाएगा, है ना, जैसे हीलियम होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, किसी से गेन कर लेगा, है ना, कि कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को अपने शेल से निकालना क्या है, बहुत ज्यादा इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को अपने शेल से निकाले। ठीक, तो इसीलिए ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करके ये क्या बन जाएगा, 2,8 बन जाएगा, यानी कि अब ये हो चुका है स्टेबल। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन की मदद से ये स्टेबल हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन की मदद से स्टेबल हुआ है ना। जैसे सोडियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन के जाने से स्टेबल हो गया था, वैसे ही ये जो फ्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो है 1। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें शेल्स में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, के और एल, पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसके पास भी 2 तरीके हैं, है ना, 2 मेथड्स हैं। पहला तरीका ये है कि अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी से ले लेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर के 6 का क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2,8 यानी कि फुली स्टेबल, ठीक है। अब ये बन चुका है स्टेबल। अब कितने इलेक्ट्रॉन की, अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्टेबल बना है, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने एक्सेप्ट करे हैं, ठीक है। तो अब इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई है 2, ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी है 2। अब देखो यहाँ पर टेबल जो हमने पढ़ी, तो देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी 1, ठीक। सेम ऐसे ही हमने निकाली यहाँ पर वैलेंसी। तो सिंपल अगर हम वैलेंसी की डेफिनेशन बोलें तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होगी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो यहाँ पर कैसे बना था, वैलेंसी 1 कैसे आई थी, जब इसने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किए थे, है ना, या हम कह सकते हैं कि लूज किए थे, ठीक है। यहाँ पर कैसे आई वैलेंसी 1 और 2, जब इसने इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करे या गेन करे, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, कोई भी एटम एक्सेप्ट करता है, ठीक, या लूज करता है, या डोनेट करता है, या शेयर करता है अपना ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए, है ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसी वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, एक्सेप्ट करा है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। एक्सेप्ट क्यों करा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट क्यों करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 2। वैसे ही सोडियम ने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है या लूज किया है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, स्टेबल होने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 1। तो ये है वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए बच्चों। बस सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करते हैं या शेयर करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही क्या हो जाती है, इसकी वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम नियॉन की बात करें, नियॉन, ठीक है, तो नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम के और एल शेल में रखें, देखो अगर हम नियॉन की बात करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर 2,8 इस तरीके से आ गए, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट तो पहले से कंप्लीट है, तो ना इसको गेन करने की जरूरत है ना, ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना, कुछ भी नहीं करेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 0, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी भी जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही वैलेंसी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 1 वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी। वहीं जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा वो हो जाएगी उसकी वैलेंसी। वहीं जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, साथ में ये 2 एग्जाम्पल्स जो हमने लिखे हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर अलग अलग टर्म्स दिए हों तो हमें उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल की बात हो रही हो या वैलेंसी की बात हो रही हो तो हमें इनमें कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। तो इतने कॉन्सेप्ट से हम ये सारे पॉइंट्स को समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एटॉमिक नंबर किसे कहा जाएगा, एटॉमिक नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि किसी एटम के, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, पहले जब हमने वैलेंसी की बात की थी तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसीलिए बार बार बताया जा रहा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे अगर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 53, है ना, तो यानी कि वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 53 ही है। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था, जैसे सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो वहां पर 11 थे। वहीं जब हमने क्लोरीन की बात की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं 17, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो 17 होते हैं, है ना। हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 2 ही होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो 2 हो रहे हैं, है ना। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये क्यों नहीं हुई कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं हुआ, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों देखो, न्यूट्रल स्पेशी में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, है ना। लेकिन ऐसे स्पेशी जिसपे कोई चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जिसे हम कैटायन या एनायन भी कहते हैं, ठीक है, तो वहां पर प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बदल जाएगी तो हम यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिख सकते कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कि वो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसका जो वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, इसीलिए हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि हमने बात करी, अगर हम सोडियम की बात करते हैं, देखो सोडियम की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11, इसका एटॉमिक नंबर भी है 11, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो 11 है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो 11 है। अब बात करें Na पॉजिटिव की, Na पॉजिटिव है ना, सोडियम ही है, सोडियम का आयन है, ठीक है, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जिसे हम कहते हैं, ठीक। अगर ये इस तरीके से है तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें, प्रोटॉन तो 11 ही है, अभी भी 11 ही है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो अभी भी इसका क्या है, 11 है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 10, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, चेंज हो रही है। चेंज कैसे, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज वाला है तो उसमें अलग, नेगेटिवली चार्ज वाला है तो उसमें अलग, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ न्यूट्रल एटम में, जब कोई एटम क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, तब ही इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है। लेकिन जब उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सिंपल भाषा में कहें, अगर वो कैटायन होता है या एनायन होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक। चलिए, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, तो किसी एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, है ना, जितने भी उसके एटम होंगे उनका सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, अलग अलग एटॉमिक नंबर नहीं होगा, ये तो अंडरस्टूड बात है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पॉजेस। अच्छा, एलिमेंट्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनमें है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन की बात करते हैं, Z यानी कि एटॉमिक नंबर, Z यानी कि एटॉमिक नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है कि एटॉमिक नंबर को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं, ठीक। तो Z, अगर हम कहें Z क्या है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, यानी कि इसमें कितने प्रोटॉन है, 1। कार्बन के लिए 6 है, यानी कि कितने प्रोटॉन है, 6। वैसे बात करते हैं हम हीलियम के लिए 2, यानी कि प्रोटॉन कितने, 2, ठीक। वहीं बात करते हैं क्लोरीन 17, तो कितने प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियस होता है, जो हमने रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल में भी पढ़ लिया था। ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऑर्बिट्स में होते हैं। चलिए, तो ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो ये कार्बन एटम है, तो इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो मास नंबर कितना होता है, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिल करके बनता है, तो मास कितना होता है इसका, 12 होता है। चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, ये प्रोटॉन शो कर रहा है, ये न्यूट्रॉन शो कर रहा है। अब मास नंबर की बात आगे करेंगे, वैसे तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हमने ऐड किया तो क्या आ जाता है, मास आ जाता है, ठीक है। चलो,
जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, ये है इसका प्रोटॉन और ये है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक। फिर हम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है, जैसे हमने पीछे भी देख लिया था, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, जब हम उनका सम कर लेते हैं, यानी उनको ऐड कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा मास नंबर बन जाता है, ठीक। मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, मास है किस वजह से, ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात की थी, कि है किसकी वजह से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। Being present in the nucleus, they are also called nucleons. तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें जो है न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। द मास ऑफ एन एटम रिजाइड इन द न्यूक्लियस। तो मास कहाँ पर है किसी भी एटम का, उसके न्यूक्लियस में, ठीक। चलो, तो इससे आपको क्या याद रहेगा, न्यूक्लियस में है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड कर लेंगे, मास नंबर हमारा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मास नंबर का, अच्छा मास नंबर को डिनोट किया जाता है ए से, ये आपको ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे कहीं ऐसा ना हो कि आप एटॉमिक नंबर को ए से डिनोट कर रहे। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है और मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है, सिंपल। चलिए, तो कार्बन है, इसका जो मास है वो है 12। देखो एटॉमिक नंबर तो 6 है, हमें पता है एटॉमिक नंबर 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन्स तो 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 6 है, इस वजह से इसका जो मास है वो बन जाता है 12। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका मास है 27। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स है 13 और न्यूट्रॉन्स है 14, इस वजह से इसका जो मास बन जाता है वो बन जाता है 27U, ठीक है। चलिए, तो सिंपल इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बनता है मास नंबर, बनाता है मास नंबर। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स आर रिटर्न। अच्छा, इस तरीके से रिटर्न लिखा जाता है, देखो कैसे। अगर हम बात करते हैं, ये है कोई हमारा एलिमेंट एक्स, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ये, ठीक है, कोई भी एलिमेंट एक्स है। अगर हमें कहना है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर हमेशा लिखा जाएगा नीचे बच्चों, इधर की तरफ, हमेशा सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, कभी भी ऊपर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर, ठीक, ऊपर लिखा जाएगा हमारा मास नंबर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें कार्बन लिखना है, तो ये है कार्बन, हमने हमेशा देखा है कि एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इधर लिखा जाएगा। वहीं इसका मास नंबर क्या है, 12, मास नंबर ऊपर लिखा जाएगा। इस तरीके से लिख लो, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान हमें ये रखना है कि एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे होना चाहिए, ठीक है। तब वो लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, कैसे भी आप, ज्यादातर आपको वैसे ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपकी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, ठीक है, या पीरियोडिक टेबल में। चलिए चलिए, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।